वंदे स्वराज देशवासियों, मैं राजकोट से अशोक भाई पटेल पार्टीलेस इंडिया के हमारे विषय में आज यह 5वां एपिसोड मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं 4 एपिसोड मैंने प्रस्तुत किए हैं। राजीव दीक्षित जी के गुरु इतिहासकार धर्मपाल जी के द्वारा जो एक किताब लिखी गई थी जिसका कि नाम था भारतीय चित्त, मानस और काल, उस किताब के कंटेंट्स को लेकर उस किताब के जो चैप्टर्स थे उन चैप्टर्स को मैंने 4 एपिसोड में प्रस्तुत किया है, जिसमें कि पहला एपिसोड का विषय था यह 21वीं 22वीं शताब्दी आखिर है किसकी। दूसरा एपिसोड था कि अपना खुद का अध्ययन भी विदेशी नजरों से। तीसरा एपिसोड था कि महत्व सही जवाब का नहीं लेकिन सही सवाल का है। और चौथा एपिसोड था अपने चित्त को समझे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। और आज का यह एपिसोड उसी श्रृंखला में जो कि 5वां एपिसोड है, इसका विषय है हम शायद किसी दूसरे के संसार में रहने लगे हैं। तो इस एपिसोड में प्रस्तुति यह है कि सृष्टि के अनादि और अनंत प्रवाह में मानव और उसके प्रयत्नों की बिल्कुल ही क्षुद्रता के भारतीय भाव का आधुनिकता के साथ कोई मेल नहीं खाता। प्रत्येक नए आवर्तन में सृष्टि निरंतर पतन की ओर ही बढ़ते जाने की जो बात है वह भी आधुनिकता की विश्व दृष्टि में जमती नहीं। मानवीय ज्ञान, विज्ञान और कला कौशल्य वगैरह को सिर्फ ऐसे उपायों के रूप में ही देखा जाना जो कि सृष्टि की पतन वाली अवस्था में जीवन व्यापन को आंशिक रूप से संभव बनाता है। यह भाव तो ज्ञान विज्ञान के विषय में आधुनिकता की समझ के बिल्कुल विपरीत विरुद्ध ही बैठता है। आधुनिकता की विश्व दृष्टि के मुताबिक तो मानव अपने प्रयत्नों के द्वारा, अपने ज्ञान विज्ञान से, अपने कला कौशल्य और तंत्र विद्या वगैरह से सृष्टि को निरंतर अच्छी और अच्छी बनाता चला जाता है, ऊपर की ओर उठाता चला जाता है। पृथ्वी पर स्वर्ग की प्रतिकृति का निर्माण करता जाता है। भारतीय मानस में सृष्टि के विकास का क्रम और उसमें मानवीय प्रयत्न और मानवीय ज्ञान विज्ञान की जो तस्वीर छपी हुई है
वह आधुनिकता से इस प्रकार से विपरीत हैं, तो इस विषय पर गहन चिंतन तो करना पड़ेगा। यहाँ जो तंत्र हम बनाना चाहते हैं और जिस विकास प्रक्रिया का यहाँ हम आरंभ करना चाहते हैं, वह तो तब ही अपनी जड़ जमा सकता है और उसमें जन साधारण की भागीदारी तो तब ही हो सकती है जब वह तंत्र और विकास प्रक्रिया भारतीय मानस और काल की दृष्टि के अनुकूल होंगे। इसलिए इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि व्यवहार में भारतीय मानस पर छाए हुए विचार और काल की भारतीय समझ के क्या अर्थ निकलते हैं। कई प्रकार के व्यवहार और व्यवस्थाएं इस मानस और काल में सही लगते हैं क्या? साधारण रूप से ऐसा माना जाता है कि मानवीय जीवन और मानवीय ज्ञान की क्षुद्रता का जो भाव भारतीय सृष्टि गाथा में स्पष्ट रूप से झलकता है, वह तो सिर्फ अकर्मण्यता को ही जन्म दे सकता है। लेकिन यह तो बहुत ऊपरी बात है। कोई भी विश्व और काल दृष्टि का व्यवहारिक पक्ष तो हमेशा समय सापेक्ष होता है। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग समय पर उस दृष्टि की अलग अलग व्याख्याएं होती चली जाती हैं। इन व्याख्याओं से मूल चेतना नहीं बदलती, लेकिन व्यवहार और व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। और एक ही सभ्यता कभी अकर्मण्यता की और कभी जो है गहन कर्मठता की ओर आगे बढ़ती दिखाई देती है। भारतीय ऋषि मुनि वगैरह विभिन्न संदर्भों में भारतीय विश्व और काल दृष्टि की विभिन्न व्याख्याएं करते रहे हैं। भारतीय सभ्यता का मौलिक साहित्य इन व्याख्याओं का भी साहित्य है। इस साहित्य को देख समझकर आज के संदर्भ में भारतीयता की कोई नई व्याख्या करने की बात भी सोची जा सकती है। भारतीय विश्व और काल दृष्टि के अनुरूप कौन सा सही बैठता व्यवहार, ठीक बैठता व्यवहार आज के समय में भी होगा और उसके लिए सही बैठती व्यवस्थाएं कौन सी होगी, उस विषय पर विचार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यह विषय पर आने से पहले भारतीय चित्त पर गहराई से छपे थोड़े और मौलिक भावों की बातें भी कर लेनी चाहिए। ऐसा ही एक मौलिक भाव परा और अपरा विद्याओं में तफावत का है। भारतीय परंपरा में किसी समय पर विद्या और ज्ञान का इन दो प्रवाहों में विभाजन हुआ है। जो विद्या इस नाशवंत सतत परिवर्तनशील लीलामयी सृष्टि के उस तरफ के सनातन ब्रह्म की बात करती है,
उस ब्रह्म के साक्षात्कार का मार्ग दिखाती है, वह पराविद्या है। उससे विपरीत जो विद्याएं इस सृष्टि के अंदर रहकर दिन प्रतिदिन की समस्याओं का मार्ग दिखाती हैं, साधारण जीवन व्यापन को संभव बनाती हैं, वे अपरा विद्याएं हैं। और ऐसा माना जाता रहा है कि पराविद्या अपरा विद्याओं से ऊंची है। परा और अपरा का यह विभाजन कब हुआ यह तो स्पष्ट नहीं है। सतयुग की बात ये नहीं हो सकती है। यह सतयुग में उस समय तो कोई विद्या की जरूरत ही नहीं थी, वेद भी नहीं थे। त्रेता युग की भी बात शायद यह नहीं होगी, क्योंकि त्रेता युग में एक ही वेद है और उसका कोई भी विभाजन नहीं हुआ। त्रेता के अंत और द्वापर की शुरुआत में जब सृष्टि की बढ़ती जटिलता के साथ साथ अनेकानेक कला कौशल्य और विद्या कुशलता की जरूरत पड़ने लगी, उस समय शायद परा अपरा के इस विभाजन की बात उठी होगी। लेकिन साधारण रूप से ऐसा माना जाता रहा है कि चारों वेदों, उनकी विभिन्न शाखाओं और उनसे संबंधित ब्राह्मण, उपनिषद वगैरह पर पराज्ञान के स्रोत हैं। उनसे अलग जो पुराण, इतिहास वगैरह हैं और तरह तरह के शिल्प और आयुर्वेद, ज्योतिष वगैरह से संबंधित जो संहिताएं हैं, वे तो सब अपरा का भंडार हैं। वास्तव में मूल ग्रंथों के स्तर पर परा और अपरा का विभाजन उतना स्पष्ट नहीं जितना कि माना जाता है। उपनिषदों में तो सिर्फ पराज्ञान की ही बात है, लेकिन वेदों में दूसरे स्थानों पर ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो सीधे सीधे अपरा से ही संबंधित हैं। उसी तरह पुराणों में ब्रह्म ज्ञान की बातें भी कुछ कम नहीं हैं। फिर व्याकरण जैसी विद्याएं तो परा और अपरा दोनों के ही साथ संबंध रखती हैं। दोनों प्रकार के ज्ञान के प्रसार के लिए व्याकरण की जरूरत रहती है। ज्योतिष शास्त्र भी कुछ हद तक परा अपरा दोनों से ही संबंधित होंगी, लेकिन आयुर्वेद जैसे सिर्फ अपरा से संबंधित विषय की संहिताओं में, उन संहिताओं में भी परा की बात तो होंगी ही, और साधारण स्वास्थ्य की समस्याओं को परा के संदर्भ में देखने के प्रयत्न होते हैं। यह सब होने के बावजूद भी सामान्य भारतीय चित्त में परा और अपरा के बीच की यह विभाजन रेखा बहुत गहरी दिखती है। साधारण बातचीत में पुराणों का प्रसंग जब आता है, तब लोग हमेशा ऐसा कह देते हैं कि यह किस्से कहानियों को हम नहीं मानते, हम तो सिर्फ वेदों में विश्वास रखते हैं। अपरा विद्याएं सब उतरती कक्षा की यानी कि हल्की कक्षा की ही है, और सच्चा ज्ञान तो परा ज्ञान ही है। ऐसा कोई भाव भी भारतीय चित्त में
घर किए हुए हैं। विद्वानों के स्तर पर भी एक प्रकार की बात चलती है, जैसे कि भारतीयता का संबंध तो सिर्फ परा से ही हो, अपरा से जैसे उनका कोई लेना देना ही न हो। अपरा के प्रति तुच्छता का भाव शायद भारतीय चित्त का मौलिक भाव नहीं है। मूल बात शायद अपरा की तुच्छता की नहीं थी। शायद ऐसा कहा गया था कि अपरा में खेलते रहते यह भूल जाना नहीं चाहिए कि इस नाशवंत सृष्टि से परे सनातन सत्य भी कुछ होता है। इस सृष्टि में प्रतिदिन के जीवन के अलग अलग कार्यों को करते रहकर भी परा के विषय में सचेत रहना चाहिए। अपरा का हमेशा परा के प्रकाश में नियमन करता रहना चाहिए। अपरा विद्या की अलग अलग मूल संहिताओं में कुछ ऐसा ही भाव छाया हुआ मिलता है, लेकिन समय जाने पर परा द्वारा अपरा के नियमन की यह बात अपरा की तुच्छता में बदल चुकी है। यह परिवर्तन कैसे हुआ, इस पर तो विचार करना पड़ेगा और भारतीय मानस और काल के अनुरूप परा और अपरा में सही संबंध क्या ठीक बैठता है, उस पर भी कोई व्याख्या हमें करनी ही पड़ेगी। अभी साधारण भारतीय चिंतन में परा और अपरा के बीच कुछ संतुलन जैसा है। यह संतुलन शायद बहुत नया नहीं है। विद्वता के संसार में यह असंतुलन हो सकता है कि बहुत आगे से चल रहा हो। विद्वता की शायद यह सामान्य प्रवृत्ति ही है कि साधारण जीवन की दूर की अमूर्त नहीं दिखने वाली और गहन बातें उसमें शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। विद्वता की यह प्रवृत्ति भारतीय सभ्यता के मौलिक साहित्य में भी परिलक्षित होती गई है। या शायद हमारे यहाँ ऐसा मान लिया गया है कि साधारण जीवन को चलाने के लिए जो जरूरी कला कौशल्य, टेक्निक, तंत्र विद्या वगैरह होते हैं, वह साहित्य की विषय वस्तु नहीं बन सकती। या शायद हम ही अपरा वाले ग्रंथों को खोजने के देखने की चेष्टा नहीं करते। हमारा ही ध्यान भारतीय साहित्य के परा वाले अंश पर टिका रहता है। कारण जो भी हो, प्राप्त साहित्य और साधारण चिंतन में यह असंतुलन तो है ही। यह असंतुलन ही अन्य अनेक विषयों में हमारे विचारों में आ गया है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था की बात है। वर्ण व्यवस्था की व्याख्या में कुछ ऐसा मान लिया गया है कि जो वर्ण परा के साथ संबंधित हैं वे ऊंचे हैं और जो अपरा के साथ जुड़े हैं वे नीचे हैं। परा से जो जितने नजदीक हैं उतने वे ऊंचे हैं और जो अपरा के साथ जितनी गहनता से जुड़े हैं उतने वे नीचे हैं।
इसलिए वेद अध्ययन, वेद पाठ वगैरह करने वाले ब्राह्मण जो हैं वो सबसे ऊंचे हो गए, और सामान्य जीवन के लिए जरूरी कुशलताओं, कलाओं और शिल्पों का वहन करने वाले शूद्र सबसे नीचे हो गए। लेकिन यह ऊंच नीच वाली बात तो बहुत मौलिक नहीं दिखती। पुराणों में इस विषय पर चर्चा है। एक जगह तो ऋषि भारद्वाज कहते हैं कि यह ऊंच नीच वाली बात कहां से आ गई? मनुष्य तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, तो फिर वे अलग अलग कैसे हो गए? महात्मा गांधी भी ऐसा ही कहा करते थे कि वर्णों में किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानना यह तो सही नहीं दिखता। 1920 के आसपास उन्होंने इस विषय पर बहुत लिखा और बहुत कहा, लेकिन इस विषय में हमारे विचारों का असंतुलन दूर नहीं हुआ। पिछले 1000-2000 सालों में भी इस प्रश्न पर चर्चाएं रही होगी, लेकिन स्वस्थ वास्तविक जीवन में तो ऐसा असंतुलन चल नहीं सकता। वास्तविक जीवन के स्तर पर परा और अपरा के बीच की दूरी और ब्राह्मण और शूद्र के बीच की असमानता की बात भी कभी भी बहुत चल सकी नहीं होगी। मौलिक साहित्य के स्तर पर इतना असंतुलन शायद कभी भी नहीं रहा होगा। यह समस्या तो मुख्य रूप से समय समय पर होने वाली व्याख्याओं की ही दिखती हैं। पुरुष सूक्त में यह अवश्य ही कहा गया है कि ब्रह्मा के पैर में से शूद्र उत्पन्न हुए, उनकी जांघों में से वैश्य आए, भुजाओं से क्षत्रिय आए और सर में से ब्राह्मण आए। इस सूक्त में ब्रह्मा और सृष्टि में एक रूपता की बात तो है, थोड़े में ज्यादा कहने का जो वैदिक ढंग है उससे यहां बता दिया गया है कि यह सृष्टि ब्रह्म का ही विस्तार है, उसी की लीला है। सृष्टि में अनिवार्य अलग अलग कार्यों की बात भी उसमें आ गई है, लेकिन इस सूक्त में यह तो कहीं भी नहीं आया कि शूद्र नीचे हैं और ब्राह्मण जो हैं वो ऊंचे हैं। सर का काम पैर के काम से ऊंचा होता है, वह तो बात की व्याख्या लगती है। यह व्याख्या तो उल्टी भी हो सकती है। पैरों पर तो पुरुष धरती पर खड़ा रहता है, जब पैर टिकते हैं तो उसके ऊपर धड़ आता है और हाथ भी आते हैं। पैर ही अगर नहीं टिकेंगे तो दूसरा भी कुछ भी नहीं आएगा। पुरुष सूक्त में यह भी नहीं है कि यह चारों वर्ण एक ही समय पर बने होंगे। पुराणों की व्याख्या से तो ऐसा लगता है कि शुरुआत में सब एक ही वर्ण थे, फिर बाद में काल के अनुसार जैसे जैसे अलग अलग प्रकार की क्षमताओं की जरूरत पड़ती गई, वैसे वैसे वर्ण जो हैं वो बढ़ते चले गए। जिस तरह परा और अपरा की बात के साथ जोड़ करके पुराणकारों ने उस समय से ही अपने वर्णों में ऊंच नीच का विचार बना लिया है, उसी तरह से कर्मों में भी ऊंच नीच की बात आ गई है। एक स्तर पर कर्म फल का विचार भारतीय मानस में बहुत गहरे छपा हुआ है। जैसे
हम ये मानते रहे हैं कि सृष्टि में जो भी उत्पन्न होता है उसका नाश भी होता है। इस तरह से यह भी मान लिया जाता है कि सृष्टि में होने वाली प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य है। कर्मों और उनके फलों की एक श्रृंखला सी बन जाती है और उन श्रृंखलाओं के अंदर सभी घटनाएं घटती हैं। कर्म और कर्म फल के इस मौलिक सिद्धांत का इस विचार से तो कोई संबंध नहीं है कि कुछ कर्म अपने आप में ही हल्के होते हैं और कुछ कर्म उत्तम। वेदों का उच्चारण करना ऊंचा काम होता है और कपड़े को बुनना नीचा काम। यह बात तो परा अपरा वाले संतुलन से ही निकल करके आई है और इस बात की हमारे यहाँ इतनी यंत्रवत सी व्याख्या होने लगी है कि बड़े बड़े विद्वान भी गरीबी, भूखमरा वगैरह जैसी सामाजिक अव्यवस्थाओं को कर्म फल के नाम पर ही चढ़ा देते हैं। श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जैसे जोशी मठ के ऊंचे शंकराचार्य तक कह देते थे कि गरीबी तो कर्मों की बात है। करुणा, दया, न्याय वगैरह जैसे भावों को भूल जाना तो कर्म फल के सिद्धांत का उद्देश्य नहीं हो सकता। यह तो सही व्याख्या नहीं दिखती। कर्म फल के सिद्धांत का अर्थ तो शायद कुछ अलग ही होता है, क्योंकि कर्म तो सब एक से ही दिखते हैं, लेकिन जिस भाव से, जिस तन्मयता से कोई कर्म किया जाता है उससे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। वेदों का उच्चारण जो मन लगाकर ध्यान से किया जाता है तो वह ऊंचा कर्म है। उसी तरह से मन लगा करके ध्यान से अगर रसोई बनाई जाती है, खाना पकाया जाता है तो वह भी ऊंचा कर्म है। और भारत में तो ब्राह्मण लोग रसोई बनाते ही थे, आज भी बनाते हैं। उनके वेदोच्चारण करने के काम में और खाना पकाने के काम में बहुत ज्यादा तफावत नहीं, लेकिन वेदोच्चारण इस तरह से किए जाएं जैसे कि बेगारी काटनी हो, गुलामी काटनी हो, या फिर खाना इस तरह से बनाया जाए जैसे कि सर पर आ पड़े किसी बोझ को किसी भी तरह से हटाना हो, तब तो दोनों ही काम गड़बड़ हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरे काम हैं, झाड़ू देने का काम है, बच्चे पालने का काम है, धोबी का काम है, नाई का काम है, बुनकर का काम है, कुम्हार का काम है, पशुपालन का काम है, जूते बनाने का काम है। ये सब काम अगर इसी तरह से ध्यान से तन्मयता के साथ मन लगा करके करने में आए तो वो उच्च कर्म बन जाते हैं। इन कामों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको स्वभाव से ही हल्का या नीचा बनाते हों। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा है। एक ऋषि थे, वे न जाने कितने सालों से एक ही स्थान पर समाधि लगा करके तप कर रहे थे। एक दिन अचानक उनकी समाधि टूटी। उन्होंने जाना कि कोई चिड़िया उनके सर पर बीट कर गई है।
तब उन्होंने आंखें खोल करके गुस्से से उस चिड़िया के सामने देखा। चिड़िया तो बस वहां पर ही भस्म हो गई। ऋषि को लगा कि उनकी तपश्चर्या जो है आज पूरी हो गई है। उसके बाद वे समाधि में से उठे और बस्ती की तरफ चलने लगे। एक घर का दरवाजा उन्होंने खटखटाया और भिक्षा के लिए पुकार किया। उस घर की स्वामिनी गृहिणी शायद अपने काम में व्यस्त थी और दरवाजा खोलने में उसे थोड़ी देर लग गई। इतने में ही जो है ऋषि को गुस्सा आने लगा। जब गृहिणी ने दरवाजा खोला तो वे फिर गुस्सा भरी आंखों से उनकी तरफ देखने लगे। उस गृहिणी ने कहा कि महाराज, बिना बात के नाराज न होइए, मैं कोई वह चिड़िया तो नहीं। ऋषि को विचित्र लगता है कि इतनी तपश्चर्या के बाद जो सिद्धि उनको मिली थी, उस सिद्धि का यह साधारण गृहिणी पर कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा। उल्टे वह खुद ही उनकी सिद्धि के रहस्य को घर पर बैठे ही जान चुकी हैं। वे जानना चाहते हैं कि यह सब क्या है। वह गृहिणी उन्हें एक कसाई का नाम देती हैं और कहती हैं कि इस विषय का भेद तो उन्हें वह कसाई ही बता सकता है। ऋषि अभी ज्यादा आश्चर्यचकित होकर के उस कसाई के पास पहुंचते हैं। कसाई उनको बताता है कि गृहिणी तो पूरी तन्मयता से अपने कर्म में लगी हुई थी। उस गृहिणी के गृह कार्य की महिमा आपकी तपश्चर्या से किसी तरह भी कम नहीं, और आपकी तपश्चर्या तो उसी समय नष्ट हो गई थी जब उस चिड़िया पर आप गुस्सा हुए थे। मैं भी कसाई का अपना काम पूरी तन्मयता से करता हूं। तन्मयता के इस भाव से किए गए सब कर्म महान हैं, वह चाहे वेद पाठ हो, ध्यान साधना हो, गृह कार्य हो या फिर कसाईगिरी। इस पौराणिक कथा कर्म फल के सिद्धांत की एक व्याख्या को प्रस्तुत करती है। ऐसे ही अनेक दूसरी व्याख्याएं होंगी। परा अपरा और वर्ण व्यवस्था पर भी ऐसी अनेक व्याख्याएं होंगी। उन व्याख्याओं को देख परख करके आज के संदर्भ में भारतीय मानस और काल की एक नई व्याख्या कर लेना ही विद्वता का उद्देश्य हो सकता है। परंपरा का इस प्रकार से नवीनीकरण करता रहना, मानस के समय अनुरूप व्यवहार का मार्ग दिखाते रहना ही हमेशा से ऋषियों, मुनियों और विद्वानों का काम रहा है। तो यहाँ पर ये 5वां एपिसोड जो है यह पूरा होता है। आगे एक और एपिसोड इसी विषय में बनाना है, 6वां एपिसोड, जिसका कि विषय होगा कि सभ्यताओं का नवीनीकरण तो हमेशा से ही करना होता ही है। इन सारे एपिसोडों का कारण यह है कि हम जो पार्टीलेस इंडिया करना चाहते हैं, जो दलमुक्त भारत करना चाहते हैं, उसे पहले हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भारतीय चित्त, मानस और काल को
समझने के बाद ही हम पार्टीलेस इंडिया की बातों को ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो इस तरह से ये पार्टीलेस इंडिया की बातों को स्पष्ट करने के हेतु ये कुछ गहन बातें जो हैं वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप दर्शकों को ऐसा लगे कि ये सारी बातें यहाँ पर अप्रस्तुत हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा समझना है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, भारतीय चित्त मानस और काल को हम नहीं समझेंगे, तब तक हमारा ये दल मुक्त को समझना, पार्टीलेस को समझना, इस विचार को समझना यह मुश्किल होगा। इसलिए मेरा आप सबसे यह अनुरोध है कि ये सारे एपिसोड जो हैं इनको आप कम से कम 2 बार 3 बार इसे देखें और समझें। तो इस तरह से आज का ये एपिसोड जो है वो पूरा करते हुए मैं अब आगे के एपिसोड में आपको आगे की बात, सभ्यताओं का नवीनीकरण तो हमेशा से ही करना होता है, उसको बताऊंगा। वंदे स्वराज देशवासियों, वंदे स्वराज।